नमस्ते सभी को। आज हम कक्षा 10 के अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें मैं 2023 का पहला सेट ले रही हूँ। सेट क्या है आपका? ईजे है। आप कोई भी अनसॉल्व उठा के देख लीजिएगा, किसी भी राइटर का अनसॉल्व उठा के देख लीजिएगा। देख लीजिए यहाँ अग्रवाल का अनसॉल्व है, आप किसी भी राइटर का ले सकते हैं, वहाँ पे आपको ये सारे सेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम 2023 का क्या कर रहे हैं, पहले सेट को डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आपका इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसमें पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि किरण आरेख का उपयोग करके अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति लिखिए। ठीक है, जिसमें आपको पहला ऑप्शन दिया है कि वस्तु आपकी कहाँ पे रखी गई है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। और सेकंड स्थिति दी गई है ध्रुव और फोकस के बीच। ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक है। तो हमें पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपका 2023 का पहला सेट है, ठीक। और इसमें हमें क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है कि किरण आरेख का उपयोग करके हमें अवतल दर्पण द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब है उसकी स्थिति और प्रकृति को बताना है। दो कंडीशन में बताना है कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, वो किसके बीच रखा हुआ है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में। और सेकंड है ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। चलिए तो हम इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले हमारा पहले नंबर में देखते हैं, हमें सबसे पहले ये देखना है कि दर्पण कौन सा दिया है, ठीक है। तो हमें दर्पण कौन सा है, यहाँ पे अवतल दर्पण है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या बना लिया, अवतल दर्पण बना लिया, ठीक है। कनकेव मिरर को ले लिया हमने। अब कनकेव मिरर में सबसे पहला काम होता है कि हम इसके पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये सब मानने कहाँ पे होते हैं। तो ये इसका पोल होता है, यहाँ पे इसका फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे हमने इसका क्या ले लिया, वक्रता केंद्र मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले नंबर में क्या दिया है कि वस्तु कहाँ पे है आपकी, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, मतलब वक्रता केंद्र ये है, फोकस ये है। तो हमें वस्तु को कहाँ रखना है, इन दोनों के बीच में रखना है। ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या, ए बी, ठीक है। और हम जानते हैं कि प्रतिबिंब बनने के हमने कितने नियम बताए थे हमने क्लास में, आप जाके प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे प्रतिबिंब बनने की एक मैंने क्लास दी हुई है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बनने के नियम में जो हमने पहली नियम दिया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण समांतर आती है, तो भाई पहली किरण हमारी कैसी, समांतर निकली, तो वो कहाँ से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात इस फोकस से होकर निकल जाती है, ठीक है। अब देखो वस्तु हमारी कहाँ पे है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है। तो जब इन दोनों के बीच में है, अब ये जो हमारी किरण है ये वक्रता केंद्र से तो नहीं जाएगी क्योंकि भी हमारा फोकस है आगे। तो हम यहाँ पे जो सेकंड किरण निकालते हैं वो फोकस से होके निकाल देते हैं। तो ये जो फोकस से होके किरण गई वो कैसी जाएगी, समांतर निकलती है। तो ये हम इस किरण को यहाँ से कैसे ले आएंगे, समांतर लेके आएंगे, ठीक है। तो समांतर लेके आए तो हमारी ये जो प्रतिबिंब काटा वो कहाँ पे काटा, इधर काटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, वस्तु का प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तु हमारी कहाँ पे रखी थी, देखते हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। तो हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया कहाँ पे, ए और बी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में रखा तो हमने देखा कि इसका जो प्रतिबिंब बना, इमेज बनी, वो कहाँ पे जाके बनी, वक्रता केंद्र, और यहाँ पे इस साइड क्या होगा,
अनंत होगा, इन्फिनाइट होगा, तो ये वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जाकर बन जाती है। ठीक है, अब प्रकृति को बताना है। प्रकृति का मतलब होता है कि कैसा बना। तो आपका ये जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बन रहा है, इसका मतलब है कि वो रियल इमेज हो गई, वास्तविक इमेज हो गई इसकी। ठीक, तो हम इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ, ठीक है, कहाँ आपका सॉरी हाँ वही चीज है, स्थिति पूछी है उसने, ठीक है, स्थिति पूछी है और प्रकृति पूछी है। ठीक है, तो स्थिति तो उसकी कहाँ पर है आपकी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। कहाँ पर है? वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में। ठीक है, और प्रकृति कैसी हो जाएगी? वास्तविक है, ये रियल इमेज बन रहा है। वास्तविक के साथ हमेशा कैसा बनता है? उल्टा। अब आते हैं आकार में। देखो भाई, वस्तु हमारी छोटी दिख रही है और प्रतिबिंब हमारी जो इमेज है वो कैसा दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है। तो इसका जो इमेज हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा? वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। तो हमने वस्तु को जब पहले नंबर में वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखा, तो अवतल दर्पण द्वारा जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में जाके बन जाता है। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। जिसे नोट करना है वो नोट कर सकता है। ठीक है, अब हम अपनी सेकंड कंडीशन में देखते हैं भाई कि सेकंड कंडीशन में हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखी गई है। ये जो स्थितियां हैं प्रतिबिंब बनने की, ये आपके पेपर में कंफर्म है, 100% है कि आपको एक स्थिति तो मिलनी ही मिलनी है। तो इसको आप बहुत अच्छे से सीखिएगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड नंबर में आते हैं। हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर है? ध्रुव और फोकस के बीच में है। तो हम फिर से सबसे पहले वही करें, क्या हमने अवतल दर्पण बना लें। ये हमने अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव मिरर ले लिया। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये पोल हो गया, ये फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, अब हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ लेना है? पोल और फोकस के बीच में। भाई पोल ये है, फोकस ये है, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ से जो पैरेलल किरण जाएगी आपकी, पैरेलल ले जाएगी, वो कहाँ से होकर निकलेगी? फोकस से होकर। निकाल दिया हमने इसको। सेकंड रे को हम कहाँ से लेंगे? इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। ठीक है, तो जो ये वाली रे है जब वो इस साइड आएंगी, आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे इन दोनों किरणों को हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये फैलती जा रही हैं। जब फैलती जा रही हैं तो इनकी जो इमेज है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि भाई इनकी इमेज इस साइड तो बनने वाली नहीं है। तो हम मान लेते हैं, हम एक आभासी कल्पना कर लेते हैं कि इन किरणों को हमने दर्पण के पीछे आगे डॉटेड करके बढ़ा के देखा तो यहाँ कहीं मिल रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी क्या बन गई? इमेज बन गई। ठीक, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब हमने ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में रखा तो जो हमारा इमेज बना वो कहाँ पे बन गया? बिहाइंड द मिरर, मतलब इस दर्पण के पीछे बन गया। कैसा है आपका? ठीक है, स्थिति देखते हैं। स्थिति में क्या है? कहाँ पे बन रहा है आपका? दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे मतलब बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। इसकी प्रकृति देखते हैं कैसी हो जाएगी। प्रकृति में देखते हैं तो सबसे पहले तो आपका ये आभासी हो गया, मतलब वर्चुअल इमेज बनी। वर्चुअल के साथ ये हमेशा कैसा बनता है? सीधा। सीधा मतलब इरेक्ट बनता है, सीधा। और वस्तु से कैसा बनेगा आपका? बड़ा बनेगा। ठीक है, तो हमने दोनों स्थितियों को देखा। पहले हमने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु को रखा था तो हमारी इमेज कहाँ बन रही थी आपकी?
वक्रता केंद्र एंड अनंत के बीच में जाके बन रही थी। ठीक है, जब हमने इसको ध्रुव और फोकस के बीच में रखा तो ये आपका कहाँ पे बना, बिहाइंड द मिरर बना, दर्पण के पीछे जाके प्रतिबिंब बना। और कैसा बना, आभासी, सीधा और बड़ा। तो याद रखिएगा, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट रियल इमेज बना रहा है तो वो हमेशा कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, और यदि आपकी जो इमेज है वो वर्चुअल है, आभासी इमेज है, तो वो हमेशा सीधा बनाएगा। डिपेंड करता है कि छोटा बड़ा, बट डिपेंड करेगा कि आपका ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन को हमने डिस्कशन कर लिया, अब हम अपने आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या पेपर में पूछा गया है। ठीक है, चलिए अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। ठीक है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी गई है। तो हमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार को बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है, गिवन है, हम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। सवाल को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हमें जो भी आपका गिवन है उसको सबसे पहले लिख लो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपका 5 सेंटीमीटर लंबाई है, मतलब आपका क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट दी गई है कितनी, 5 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट की हाइट को हम ओ से लिखते हैं। ये हमें कितना दिया गया है, 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे लिखते हैं, आर से, और ये हमें कितना गिवन है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 30 सेंटीमीटर। अब हमें किसी दर्पण के सामने, अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, क्वेश्चन में दर्पण नहीं दिया कि कौन सा दर्पण है, तो हम कोई भी ले सकते हैं। उसने ऑलरेडी कह दिया कि किसी दर्पण के लिए, किसी का मतलब है आप चाहे कनकेव मिरर ले लो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर ले लो। ठीक है, चलिए तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट जो हमारा रखा हुआ है वो कितना सेंटीमीटर पर है, 20 सेंटीमीटर पे है। तो हम यहाँ पे जो मिरर ले रहे हैं वो हमने कौन सा ले लिया, अवतल दर्पण ले लिया। आप चाहे तो कौन सा मिरर ले सकते हैं, उत्तल दर्पण भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं हम, सबसे पहले हम क्या करें, हम फोकस दूरी निकाल लें, यहाँ से फोकल लेंथ निकालें। तो हम जानते हैं कि f = कितना होता है, r/2। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ से कितना निकाल लेंगे, फोकल लेंथ निकाली, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी आ गई, 15 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे कौन सा, दर्पण के लिए जो सूत्र होता है 1/f = 1/v + 1/u। यहाँ पे हमने वैल्यू रखी। ठीक है, अब फोकल लेंथ कितनी निकली हमारी, 15 निकली। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण के लिए, कॉन्केव मिरर के लिए हमारी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। तो हमने यहाँ पे -15 रख दिया। 1/v प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। ठीक है,
1/u हम जानते हैं, चाहे आपका कोई भी मिरर हो, कोई भी लेंस हो, आपका ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कैसे रखते हैं, नेगेटिव रखते हैं, क्योंकि भाई हम लेफ्ट साइड रखते हैं वस्तु को, ठीक है। तो u हमेशा हमारा कैसा रहेगा, माइनस का, और वो हमें कितना दिया गया है, 20 सेंटीमीटर। तो माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो 1/v इक्वल में कितना आएगा, माइनस का 1/15 प्लस का 1/20, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको हम, कितना आ जाएगा, 30 एलसीएम आएगा, माइनस का 2 प्लस का सॉरी 30 नहीं आएगा, कितना लेंगे हम यहाँ पे, 60 ले लेंगे, ठीक है। 60 लेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा, तो ये हमारा माइनस का 1/60 निकला। तो v इक्वल में कितना निकला, माइनस का 60 निकला है, इतने सेंटीमीटर निकला। तो अब इससे हमें स्थिति तो पता चल गई भाई उसकी कितनी है, कितने पे निकला, 60 सेंटीमीटर पर। अब आते हैं प्रकृति में। प्रकृति का मतलब होता है कि कैसा बनेगा, रियल है, वर्चुअल है, कैसा है। तो यहाँ पे जो हमारा v का मान निकला, प्रतिबिंब की स्थिति आई, वो कैसी आई, माइनस में, मतलब माइनस का 60 है। तो यहाँ पे जो हमारी इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी वास्तविक हो जाएगी, रियल इमेज बनेगी, ठीक है। अब हम आते हैं, हमें क्या निकालना है भाई, आकार निकालना है। तो आकार, अब तो जगह ही नहीं बची है ना इसमें, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं। आकार निकालना है तो हम जानते हैं कि I/O इक्वल में क्या होता है, माइनस का V/U होता है, ठीक है। तो I हमें निकालना है, O कितना दिया था, 5, V हमने कितना निकाला, माइनस का 60, और ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में ही रखते हैं, तो कितना आएगा, कितना निकाला था, VU 20, ठीक है। इसको इससे काटेंगे, 3 आएगा, तो I इक्वल कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर आ गया। मतलब जो इमेज की हाइट आई वो कितने सेंटीमीटर की निकली, आपकी 15 सेंटीमीटर की निकल आई, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया है। किसी को डाउट हो कमेंट में पूछ सकता है वो मुझसे, ठीक। तो इस क्वेश्चन में हमेशा ये याद रखना कि आपका दर्पण कौन सा है, और उस दर्पण के लिए जो हमारी यूवीएफ के साइन होते हैं उनका जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर ये साइन गलत हो गए तो आपका ये पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा और पूरे मार्क्स भी आपके चले जाएंगे उसमें, ठीक है। चलिए हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है पेपर में। और प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और उन्हें पेपर में प्रॉफिट मिल सके, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि किसी 4 ओम प्रतिरोधक में, किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या है कि हमें क्या दिया है कि 4 ओम का प्रतिरोधक है जो प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा को उत्पन्न कर रहा है, 100 जूल ऊष्मा को उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। तो हमें उसके सिरों के बीच विभवांतर निकालना है। सबसे पहले काम वही है जो मैं हमेशा कहती हूँ कि न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में हमें जो जो गिवन हो सबसे पहले हम उसे लिख लें, ठीक है। तो भाई हमें क्या दिया है, 4 ओम का प्रतिरोध दिया गया है, मतलब आर कितना दिया गया है, हमें 4 ओम दिया गया है। प्रति सेकंड कह रहा है, मतलब टाइम कितना है, 1 सेकंड दिया है हमें,
ठीक, 100 जूल ऊष्मा है, मतलब H कितना दिया है 100 जूल। और क्या निकालना है, हमें विभवांतर निकालना है, ठीक है। तो हमें आपका V फाइंड करना है, तो हमें ये देखना है कि इन चारों में कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाए कि जिससे हमारा क्या निकाला है, विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। तो हम जानते हैं कि H बराबर क्या होता है, V² T/R होता है, ठीक है। यहाँ पे हम रख देंगे, तो H हमें कितना दिया है 100, V² निकालना है, T1 दिया है और R कितना है 4 है। तो यहाँ से V² इक्वल कितना आ जाएगा भाई 400, तो V इक्वल में आ गया कितना 20 वोल्ट, ठीक है। तो हमारे प्रतिरोधक के सिरों के बीच जो विभवांतर निकलेगा वो कितना निकलेगा 20 ओम निकल आया, ठीक। कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें दिया है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, ठीक है। क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन भी इसी में दिया गया है। एक 0.2 मीटर लंबे तार में 2 एम्पियर की धारा 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार को 0.5 न्यूटन न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 45 अंश के कोण पर रखा जाता है, हमें तार पर कितना बल कार्य करना पड़ेगा, बल की गणना करनी है, ठीक है। बल की गणना कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। सबसे पहले उसने क्या पूछा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है, ठीक है। तो आपकी जो फ्लेमिंग है वो आपके एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या बताया था कि जो आपके बाएं हाथ है, बाएं का मतलब है हमें अपना लेफ्ट हैंड लेना है और इसकी हमें 3 उंगलियां लेनी है, कौन कौन सी, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ठीक है। जो आपकी पहले की 3 फिंगर होती हैं इनको लेना है और इन तीनों को इस प्रकार फैलाना है कि ये आपके कैसे होने चाहिए भाई, परपेंडिकुलर होने चाहिए, आपस में कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तब ये जो आपकी जो मिडिल फिंगर होती है ये किसकी डायरेक्शन को डिनोट करती है, आपकी धारा की डायरेक्शन को। ये जो आपकी इंडेक्स तर्जनी होती है ये आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। तब जाके ये जो अंगूठा होता है वो किसकी दिशा को व्यक्त करता है, बल की दिशा को करता है। फिर से हम सुन लें कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है कि हमें अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियों को इस प्रकार लेना है कि तीनों एक दूसरे के कैसे हों, लंबवत रहें। तब आपका मध्यमा धारा की दिशा को,
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा अंगूठा किसकी दिशा को व्यक्त करता है? बल की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लेमिंग के बाय का नियम और बहुत ही ये पूछा भी जाता है। ठीक है, और कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, कहीं कहीं पे ये रिटर्न में दे देता है। ठीक है, चलिए अब हम अपने आगे के सवाल को देखते हैं कि उसने क्या कहा है। ठीक, तो सवाल में क्या है कि हमें कितना दिया गया है कि 0.2 मीटर लंबा तार है। तो हमें लंबाई कितनी दी गई है? 0.2 मीटर। लंबे तार में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 2 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। तार को 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के, मतलब आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी गई? 0.5 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, मतलब हमें मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है ये। ठीक है भाई, थीटा भी दे रहा है, कितने अंश के कोण पर रखा गया है उसको? 45 पर। तो हमें क्या निकालना है? बल की गणना निकालना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है? IBL साइन थीटा, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बच्चों को हमेशा बताती हूँ क्या, इंद बिहारी डाल सकते हैं ना, इससे याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। ठीक है, ट्रिक है ये आपकी। अगर आपको भूल जाए कि IBL साइन थीटा होता है बल, तो आप इंद बिहारी लाल सक्सेना के रूप में इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मान रखते हैं। तो I कितना गिवन है हमें? 2। B कितना दिया है? 0.5। लंबाई कितनी दी गई है? 0.2। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? साइन 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो दशमलव पॉइंट है वो कितने बात आएगा? एक डिजिट ये है, एक डिजिट ये है, मतलब 2 डिजिट बात आनी चाहिए, मतलब 0.20 आ गया। इंटू साइन 45 का मान होता है √2। तो F बराबर कितना निकला? 0.2, 1/√2। तो हम इसका क्या करें? परमीकरण कर दें ताकि नीचे से हमारा अंडर हट जाए। तो F बराबर 0.2 √2/2 आ जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो 1 बचेगा। तो F बराबर आ जाएगा √2/10 आ जाएगा। इतने न्यूटन का हमें क्या करना पड़ेगा? बल हमें लगाना पड़ेगा उस वस्तु पर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको रोज आंसर दूं, तो प्लीज मेरे चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और मैं अब आपको पर डे एक सेट यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। अगर आपने ये सेट सॉल्व कर लिए तो 100% है कि आपके फिजिक्स में 25 में 25 नंबर जरूर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।